वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में दोस्तों हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के दोस्तों 1 से लेकर 50 प्रश्न तक जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं हिंदी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप हिंदी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो जीएस की कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो देखिए, अगर आप हिंदी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी सामान्य अध्ययन कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए आपको हिंदी को हल्के में कभी लेना ही नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो देखिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। काफ़ी हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं। दोस्तों इस वीडियो में अगर 50 में से आप 35 से ज़्यादा प्रश्न सही करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी जो है अच्छा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जान पर खेलना का क्या तात्पर्य है। देखिए यह एक मुहावरा है और जान पर खेलने का क्या तात्पर्य होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणों को संकट में डालना। कहता है ना कि मैंने जान पर खेल कर ये काम किया, यानी कि मैंने प्राणों को संकट में डालकर जो है ये कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो हमारा सवैया होता है, क्या सवैया जो है 22 से 26 वर्ण वाला होता है और 4 चरणों वाला होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यह हमारा एक वार्णिक छंद है। देखिए सवैया और कवित्त दोनों हमारे क्या है, वार्णिक छंद हैं। इसके अलावा अगर हम दोहा की बात करें तो दोहा क्या है, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं और इनके पहले और दूसरे में देखिए पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहा में। और जो सोरठा होता है वह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा के पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है। और 22 से 26 जो वर्ड होते हैं यह सवैया में होते हैं और इसके 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है। देखिए आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना या वस्तुओं का संग्रह न करना जो होता है उसे हम अपरिग्रह कहते हैं। आपने जो बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत पढ़े होंगे उसमें से एक अपरिग्रह भी था। तो देखिए अपरिग्रह मतलब जो होता है किसी भी वस्तु का संग्रह न करना। देखिए जैन धर्म का एक ये था नियम। अगला प्रश्न है, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सांप सूंघने का अर्थ होता है सहम जाना या बहुत ज़्यादा डर जाना। अगला प्रश्न है, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। देखिए इसमें हम 50 प्रश्न पूरे देखेंगे। आपके एग्जाम में जो है हो सकता है 100 प्रश्न आए, एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे, आपको उसमें से 33 प्रश्न कम से कम सही करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिया है। तो देखिए पछताने के लिए जो मुहावरा होता है उसका मतलब होता है कि हाथ मलना। हाथ मतलब मलना मतलब क्या होता है, पछताना, पछतावा करना मतलब हाथ मलना। अगला प्रश्न है, शून्य का तद्भव शब्द क्या है। तो देखिए जो शून्य होता है इसका तद्भव होता है शून्य। ऑप्शन नंबर बी जो है शून्य। देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि जो संस्कृत होते हैं वो तत्सम होते हैं। और जो संस्कृत से उत्पन्न होता है यानी कि संस्कृत के जब जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, साग का तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए हम बोलते हैं ना साग और सब्जी। देखिए साग को लोग गांव में साग बोलते हैं, आपको पता होगा साग को लोग गांव में साग बोलते हैं। तो देखिए जो साग है यह एक तद्भव शब्द है। और जो देखिए साग जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन जिसका तद्भव होता है वो साग होता है। और गांव की भाषा में आपने ज़रूर सुना होगा कि घर पे लोग साग बोलते हैं, कोई भी साग होता है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए अनिश्चयवाचक वो होता है जिसमें कोई निश्चित कोई भी वस्तु न हो, जैसे कि कोई, जरा सा, थोड़ा सा, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि इसमें से कोई जो हमारा है यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है। देखिए बताने कि झरना का पर्यायवाची कौन सा है। पहला ऑप्शन है सोता, निर्झर और स्रोत। देखिए जो तीनों शब्द हैं ये तीनों ही झरना के पर्यायवाची हैं। सोता मतलब भी झरना होता है, निर्झर मतलब भी झरना होता है और स्रोत मतलब भी झरना ही होता है। तो ये तीनों जो है झरना के ही पर्यायवाची हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंधा गांव के रचयिता कौन है। देखिए अंधा गांव एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसकी रचना किसने की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राही मासूम रज़ा। देखिए जो राही मासूम रज़ा है इन्होंने अंधा गांव नामक पुस्तक की रचना की है।
देखिए जो राही मासूम रज़ा है, आपने अभी टीवी पर महाभारत देखा होगा, तो जो टीवी पर अभी B.R. चोपड़ा का महाभारत आया था, उसकी जो पटकथा है और जो संवाद है वो भी राही मासूम रज़ा के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये बहुत बड़े लेखक भी थे, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। तो देखिए, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं, यानी कि ऋण से मुक्त हो जाना मतलब उऋण हो जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तुति का विलोम क्या होता है। देखिए, विलोम शब्द पहचानने का एक तरीका यह है कि पहले जो शब्द दिया हो आप उसका अर्थ निकालें और उसका उल्टा कर दें। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा का उल्टा क्या होगा, निंदा करना। स्तुति मतलब प्रशंसा करना और निंदा मतलब होता है उसकी बुराई करना। स्तुति मतलब प्रशंसा और उसका उल्टा होता है निंदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है। जैसा आप सभी को पता है, प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़ के उसका अर्थ बदलता है। तो देखिए, अगुवाई में जो है आई, अगु प्लस आई, देखिए आई जो है इसमें प्रत्यय की तरह से प्रयोग हुआ है, तो अगुवाई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भव प्लस उक किसकी संधि है। देखिए, जो भव प्लस उक है यह भावुक की संधि है। किसकी, भावुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर कितने होते हैं। तो देखिए, मूल रूप से स्वर 10 होते हैं। कितने होते हैं, मूल रूप से स्वर 10 होते हैं। कौन से, अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह। देखिए, जो अंग अह होते हैं इसको आप स्वर में नहीं गिनेंगे। अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं, और ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी इनकी जो गणना है स्वर में नहीं की जाती, तो अंग अह को हम अयोगवाह मानते हैं। इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा 10 हमारे जो हैं स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, संतोष का विलोम क्या होगा। तो ये स्पष्ट है, संतोष का विलोम होगा असंतोष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विद्वान किसका पर्यायवाची है। देखिए, विद्वान किसका पर्यायवाची है। तो देखिए, आप बाकी ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। ऋतुपति हो नहीं सकता है, दैत्येंद्र हो नहीं सकता है, ईसु भी नहीं हो सकता है। तो जो विद्वान है यह इसका पर्यायवाची कोविद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, विद्वान को कोविद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है, बताना है कौन सा है। तो देखिए, हरिण, कुरंग और सारंग, ये तीनों जो हैं हिरण के ही पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हिरण का मृग भी होता है, मृग मतलब भी हिरण ही होता है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए, अगर हम पंचरत्न का समास विग्रह करेंगे तो इसका आएगा 5 रत्नों का समूह। क्या होगा, 5 रत्नों का समूह। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, 5 पंच है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो हमारा होता है द्विगु समास। याद कैसे रखना है, ग से हमारा गिनती आता है, यानी कि पहला पद संख्या। द्विगु से आप याद रखिए, ग से गिनती जहाँ पर आए पहला पद में, वह हमारा द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पर विजय पाना कठिन हो। देखिए, जिसको जीतना असंभव हो उसे हम अजेय कहते हैं, यानी कि जिसको जीता ही ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। और जिसको जीतना कठिन हो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्जेय, यानी कि जिसको जीतना कठिन हो। तो जिसको जीतना कठिन हो उसे हम दुर्जेय बोलते हैं। तो याद रखना है, जहाँ जाना असंभव हो उसे हम अगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ जाना असंभव हो उसे अगम बोलते हैं, लेकिन जहाँ जाना कठिन हो उसे हम दुर्गम बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। पर आंखें नहीं भरी, तो देखिए यह शिवमंगल सिंह सुमन के बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या, पर आंखें नहीं भरी किसका है, शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आप ये पूरे टेस्ट को इस तरह से लगाएं जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम के देने की तरह बैठेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख के समझ के इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है। तो जैसा कि आप सभी ने ये मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है इसका अर्थ क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी व्यक्ति जो होता है सदैव सशंकित रहता है। अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, इसका अर्थ होता है चोर की दाढ़ी में तिनके का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, शब्द वाक्य हमारा है कि राम और सीता वन में गए। देखिए, वन में गए नहीं होगा, वन गए नहीं होगा, वन की ओर गए नहीं होगा। राम और सीता वन को गए। ऑप्शन नंबर सी, राम और सीता वन को गए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मीत शब्द का तत्सम क्या है। देखिए, मीत हम बोलते हैं ना कि मीत मतलब क्या होता है, मित्र ही होता है। देखिए, मित्र को ही हम मीत बोलते हैं।
तो जो मीत है इसका तत्सम हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मीत का तत्सम क्या होता है? मित्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? देखिए उपसर्ग क्या होता है? शब्द के प्रारंभ में लगता है। और परिणाम में कौन सा हमारा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? परि। परिणाम में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है महाउत्सव किसका संधि विच्छेद है? देखिए जो महाउत्सव है यह महोत्सव का संधि विच्छेद है। और हमारा यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों गुण संधि। जहाँ पर ई का ए और उ का ओ हो जाता है वहाँ पर हमारा गुण संधि होता है। तो जो महोत्सव है इसका क्या होगा? महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? बड़े भाई साहब है, पूस की रात है और ठाकुर का कुआं भी है। लेकिन जो चीफ की दावत है यह जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो देखिए जो चीफ की दावत है यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। किसकी है? यह भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी। किसकी है? भीष्म साहनी की ये प्रसिद्ध कहानी है चीफ की दावत। दोस्तों इसके अलावा अगर हम मुंशी प्रेमचंद की और बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी रही? हम पहले कहानी की बात करते हैं। तो देखिए मंत्र, पूस की रात, दो बैलों की जोड़ी, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा जो है इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, इसलिए इन्हें कहानी सम्राट भी कहते हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं जैसे कि गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सभी इनके प्रमुख जो है उपन्यास है, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो देखिए इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर आपने कविता हो सकता सुना भी हो। तो जो तोड़ती पत्थर कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें महाप्राण भी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहते हैं? महाप्राण भी कहा जाता है। इनका ये उपनाम है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? तो अकाल और उसके बाद जो कविता है यह नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? नागार्जुन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की रचना है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो निर्मला है, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, ये सभी प्रेमचंद के हैं। तो देखिए इसमें से जो निर्मला है, निर्मला मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो देखिए कंकाल, तितली और आकाशदीप ये तीनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। परख जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। देखिए जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो यह छायावादी के प्रतिनिधि कवियों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ये चार स्तंभ माने जाते हैं। इनकी अगर हम प्रमुख देखिए रचनाओं की बात करें तो देखिए कंकाल, तितली, इरावती तो थी, इरावती अपूर्ण जो है और आकाशदीप है। इसके अलावा देखिए इनकी जो प्रमुख और रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जैनमेय जय का नागयज्ञ और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है कामायनी। देखिए जो कामायनी एक महाकाव्य है और कामायनी के लिए जो है जयशंकर प्रसाद को याद किया जाता है हमेशा। तो इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद ने जो है हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है, बल्कि इन्होंने देखिए बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक जरूर लिखे हैं। इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना इन्होंने नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसे? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इन्हें इनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो देखिए जो सिंहावलोकन है यह यशपाल की कृति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिक दिगंत, यह किसकी रचना है ये बताना है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए जो एक ऊपर कविता है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडली बसै किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो कस्तूरी कुंडली बसै जो है यह किसकी रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो देखिए, हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और इन्हीं 22 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दलित विमर्श रचनाकार नहीं है? तो दलित विमर्श रचनाकार कौन नहीं है, उनका नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है यह दलित व विमर्श के रचनाकार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है प्रमुख रचना है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए, अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? अनुग्रहित जो सही लिखने का तरीका है वो हो जाएगा अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है अनुग्रहित, वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, नभ गगन अंबर जो है, तो आपको पता होगा अंबर जो है बादल का पर्यायवाची है। इसके अलावा बादल को जलद, पयोद और वारिद भी कहते हैं। जलद, पयोद, वारिद, नभ, गगन, अंबर ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। और जो अनंत है यह अंतरिक्ष का पर्यायवाची। अनंत और शून्य जो है ये सभी अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। और जो खग है यह पक्षी का पर्यायवाची है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, जो हमारा क वर्ग होता है, देखिए मैंने कई बार आपको बताया, जो हमारा क वर्ग होता है यह कंठ से उच्चारण होता है, यानी कि क ख ग घ जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम च वर्ग की बात करें, देखिए च छ ज जो हमारे होते हैं ये तालु से बोले जाते हैं, तालु। इसके अलावा देखिए, जो हमारा दंत स्वर होते हैं, कौन से? दंत में हमारा क्या आता है? त वर्ग। त वर्ग हमारा दंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम मूर्धा की बात करें, देखिए जो हमारा ट वर्ग होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। ट ठ ड ढ जो है ये मूर्धा होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? देखिए, हमारे जो 4 ऐसे व्यंजन हैं जो कि जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक क्या है? छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। ये 4 व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें जो छ होता है यह क और स के संयोग से, जो त्र है वो त और र के संयोग से, जो ज्ञ है वो ज और इ के संयोग से, और जो स्र है वो स और र के संयोग से बनता है। तो देखिए, जो हमारा ज्ञ है वह ज और इ के संयोग से बनता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, जो पानी पानी होना का अर्थ होता है बहुत अधिक शर्मिंदा होना। बहुत शर्मिंदा होना का मतलब होता है पानी पानी होना। अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो देखिए, अत्युक्ति में अति है, अतिशय में अति है, अतिरिक्त में अति है, लेकिन अधीन में अति नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधीन जो है यह अति उपसर्ग से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो विज्ञान जानता है उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा? देखिए, जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा, वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए, जो विज्ञान जानता है उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अंत का मतलब होता है अंत। तो आदि का क्या होगा? आदि का विलोम होगा अंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरवरी, यामिनी तथा रजनी किसके पर्यायवाची हैं? तो देखिए, सरवरी, यामिनी, रजनी सब रात के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जो निशा है ये भी रात का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो देखिए, जो चट्टान है यह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिले हैं। दोस्तों, आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? देखिए, आपके लिए नियमित रूप से देखिए, ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ऐसे वीडियो सॉल्व करते हैं तो आपका जो एग्जाम में सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, क्योंकि हिंदी देखिए आपको क्वालिफाई करना है और 30 से 35 प्रश्न जो है
कोई भी व्यक्ति आसानी से ला सकता है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।